हेलो एवरीवन, हर्ष दिस साइड। तो आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे। तो देखो, मैग्नेटिज्म में क्या होता है ना कि मैग्नेटिज्म में दो पार्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम लोग ये अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, ये वो डाइपोल वाइपोल पढ़ते हैं, और ये तुम्हारा ये फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ये सब जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ते हैं। ये अलग सेगमेंट होता है। इस सेगमेंट में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में दो चीज़ें हमें बस पढ़नी होती हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम किसी पॉइंट पे, या फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, दो चीज़ें निकालनी होती हैं हमें। तो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बायोट-सावर्ट लॉ, जिस जो यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया है यार, ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल नहीं होता, गलत हो गया। ये चार्ज पार्टिकल पे नहीं है मूविंग। किसी वायर में करंट आई फ्लो कर रहा होगा तो किसी पॉइंट पे निकालने के लिए किसी वायर में से इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे चार्ज का कोई मतलब नहीं है, गलती से लग रहा है मैंने लिख दिया। और जो डायरेक्शन हम लोग देते हैं वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देते हैं। क्या करेंगे, अपना थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर देंगे, और जो बाकी फिर जो हमारा पाम होगा, पाम के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो हमें क्या कहते हैं, हमारी मैग्नेटिक फील्ड दे रही होगी उस पॉइंट पी पे। जो पाम का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, मतलब इस केस में जैसे करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो अगर हम पाम अब इसमें मतलब मेरा पाम का जो परपेंडिकुलर होगा इनसाइड द प्लेन होगा, मतलब इनसाइड द प्लेन इसके यहाँ पॉइंट पी पे तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब कुछ मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट्स की होती हैं जो हमें याद रखनी होती है, एग्जाम में डायरेक्ट यूज होंगी। वायर की ये है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 डी यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और थीटा 1 थीटा 2 जो डिफरेंस लाइन होती है उससे एंगल होता है इस डायरेक्शन में और इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और ये तुम्हारा इन्फाइनाइट के केस में, इन्फाइनाइट वायर के केस में ये हो जाएगा केस, मतलब ये हो जाएगा फॉर्मूला। और आर के लिए तुम्हारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी थीटा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। यही तुम्हारा अगर सर्कल बन जाता है तो थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, तो 2 पाई कैंसिल होकर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी बन जाएगा। अब बात करें सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है इन्फाइनाइट सोलेनॉइड का बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। टोरॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड को घुमा के हम लोग उसको, सोलेनॉइड को हम लोग घुमा देते हैं तो टोरॉइड बन जाता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई होता है, लेकिन यहाँ पे एन जो होता है ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर से रिप्लेस कर देंगे, काम खत्म। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट हॉलो इन्फाइनाइट वायर। हॉलो इन्फाइनाइट वायर का मतलब ये हुआ कि तुम्हारा वायर है अंदर से हॉलो है, तो आर लेस देन आर में क्या होगा, आर लेस देन आर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था वायर के केस में, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। यहाँ पे इनसाइड द वायर अगर करंट जीरो है तो बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आर की वैल्यू जब कैपिटल आर होगी तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर होगी तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे आर कोई भी डिस्टेंस हो सकता है वायर के बाहर। सॉलिड इन्फाइनाइट वायर के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। एम्पेयर सर्किटल लॉ इधर दिया हुआ है, ये लूप के लिए लगता है एम्पेयर सर्किटल लॉ। मैग्नेटिक फोर्स देखो, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, मैग्नेटिक फोर्स पे आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स कोई चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से, तो उसका फोर्स जो उस पर लग रहा होगा क्यू इंटू वी क्रॉस भी लग रहा होगा। और ये बात ध्यान रखना कि अगर चार्ज हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस भी आ जाएगा। तो जो वी क्रॉस बी करके जो डायरेक्शन तुम निकालोगे, अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसके अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का इसमें रोल होता है। अब क्या है कि अब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसकी वेलोसिटी है। तो उस केस में देखो क्यू इंटू वी बी साइन थीटा होगा, साइन थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो ये क्यू वी बी हो गया। इसकी वैल्यू हम एम वी स्क्वायर आर के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो फोर्स के परपेंडिकुलर लगती है। तो जब चार्ज मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें फोर्स जो लग रहा होगा उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसीलिए ये भी सर्कुलर मोशन करेगा। इसीलिए इसको एम वी स्क्वायर आर के बराबर करेंगे, और उसको जब इक्वेट करेंगे तो आर की वैल्यू ये आ जाएगी और टाइम पीरियड की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है। हाँ, तो अब ये देखो टाइम पीरियड जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी वेलोसिटी का टर्म नहीं आ रहा है। तो 2 पाई एम क्यू बी खाली मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और चार्ज जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी चाहे कितनी भी हो जाए उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट आने वाला है सर्कुलर मोशन का। अब देखो क्या है, अब क्या जब चार्ज पार्टिकल है वो अब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसकी वेलोसिटी नहीं है, किसी थीटा एंगल पे है, तो क्या होगा, इसको हम लोग कंपोनेंट कर लेंगे वी कॉस थीटा इसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और वी साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी वो तो सर्कुलर मोशन कराएगी, जो भी पिछला केस पढ़े हैं। अब ये लेकिन जो अलॉन्ग दी मैग्नेटिक फील्ड जो वेलोसिटी है इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है क्यू इंटू वी क्रॉस भी, अगर थीटा जीरो है तो फोर्स जीरो होगा, तो ये वी कॉस थीटा पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मतलब ये क्या करेगा, देखो वी साइन थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, और वी कॉस थीटा की वजह से इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खाली वेलोसिटी रहेगी, कोई फोर्स नहीं रहेगा। तो ये आगे की तरफ भी मूव करेगा और सर्कुलर मोशन भी करेगा। तो इससे क्या होगा, ये हेलिकल पाथ बनाता है, और हेलिकल पाथ की एक पिच होती है, तो पिच मैंने लिखा है यहाँ पे। और सॉरी, मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग पिच लिखा है, इंक्रीजिंग पिच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी वी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो पिच होगी इसकी कांस्टेंट होगी। और पिच ऑफ हेलिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वी कॉस वेलोसिटी इनटू टाइम। पिच क्या होता है, दो मतलब एक कंप्लीट इंटरवल में कितना दूरी वो ट्रैवल करेगा,
एक कंप्लीट टाइम इंटरवल में कितना वो चार्ज दूरी ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये पिच होती है हमारी। तो जिसका वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी v cos थीटा है हॉरिजॉन्टल में, और टाइम पीरियड क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन करने में जितना टाइम पीरियड लग रहा है उतना ही टाइम पीरियड होगा, जिसकी वैल्यू 2πm/cube जो हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो इसका ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे, पिच निकाल लेंगे। अब लॉरेंज फोर्स पे आते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगने लगे तो लॉरेंज फोर्स उसी को कहते हैं। कुछ नहीं, वेक्टर, दोनों वेक्टर हैं तो दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट, अब आगे मैग्नेटिक मूवमेंट की फॉर्मूला होता है NIA। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होता है, I करंट होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। टॉर्क क्या होगा किसी करंट कैरिंग लूप में, टाउ की वैल्यू जो होगी m क्रॉस भी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो होगा U इज इक्वल टू -m डॉट भी होगा। अब कोई ये बात ध्यान रखना कि कोई करंट किसी लूप वायर में फ्लो कर रहा है किसी सर्कुलर लूप में, तो उसको हम लोग बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बार मैग्नेट का भी जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और इसमें भी जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ होगा। तुम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तुम उससे निकाल सकते हो, राइट हैंड तुम्हारा जो थंब रूल होता है उससे, राइट हैंड जो तुम्हारा रूल होता है जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में यहाँ पे बार्ड-सवट लॉ में, उससे तुम निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो तुम्हें यही मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसका जो फॉर्मूला होता है I इंटू DL क्रॉस B होता है। ठीक, अब देखो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स पढ़ना है। अगर दो करंट कैरिंग वायर्स हैं तो देखो इस वायर की वजह से इस वायर में करंट कोई फ्लो कर रही है, तो इस वाले वायर पे दूसरे वाले वायर पे जो फोर्स लगेगा उसका जो फॉर्मूला होगा ये आ जाएगा, क्योंकि तुम इसको डिराइव भी कर सकते हो। अगर हमसे पूछा जाए, देखो इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो पूछता है कि बताइए कि I1 की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा I2 वाले वायर पे, सेकंड वाले वायर पे, तो क्या होगा I इंटू DL क्रॉस B होगा। तो यहाँ पे एंगल तुम देख लेना है 90 डिग्री होगा, इसलिए I की वैल्यू यहाँ पे I2 हो जाएगी, और B की वैल्यू μ0 I1/2πd होगी। यहाँ पे डिस्टेंस D है, और I1 इसका लेंगे क्योंकि इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और यहाँ पे L वाला टर्म इधर ले जाएंगे तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले से आ जाएगा ये रिजल्ट। उसी तरह से अगर दो वायर परपेंडिकुलर है तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब डिराइव करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ ये, और शॉर्ट नोट्स है तो इतनी वीडियो लंबी चली जाती है इसको एक्सप्लेन करने में, चलो कोई बात नहीं। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला ये होता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर मैग्नेटिक मूवमेंट तुमको निकालना है किसी रोटेशन ऑफ चार्ज की वजह से, तो इसका फॉर्मूला इसका मतलब जो रिजल्ट होता है ये होता है। मान के चलो तुमको डिस्क दे दिया, डिस्क में कोई चार्ज है वो रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर मोशन में, तो पूछेगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, तो तुम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो, तो क्योंकि तुमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है डिस्क का, तो तुम ऐसे मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है सस्पेंडेड बार मैग्नेट में वो इतना आ जाता है, तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। अब इसमें मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन डाले तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है जो मैंने जो पहले हम लोग ने पढ़ा था उसमें कि किसी एंगल पे हमारा चार्ज पार्टिकल मूव एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे 60 डिग्री पे कर रहा है, तो हम लोग उसका कंपोनेंट कर लेंगे v cos 60 इसके डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो v cos 60 वाला इसको आगे लेके जाएगा और v sin 60 वाला जो उसको सर्कुलर मोशन कराएगा। तो अब देखो, अब पिच निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए हमको, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड पता होनी चाहिए और टाइम पीरियड पता होना चाहिए एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने में। तो टाइम पीरियड 2πm/cube होता है, और v cos 60 हमको पता है, सब वेलोसिटी हमको यहाँ पे दी हुई है, मास ऑफ प्रोटॉन भी पता है, क्यू ऑफ प्रोटॉन भी पता है, और ये फॉर्मूला लगाएंगे हमारे यहाँ से पिच आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालिए पॉइंट पी पे, और इसमें टोटल 50 टर्न्स हैं और करंट आई फ्लो कर रहा है और 10 सेंटीमीटर दिया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, जो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, वही उसी से कर लेंगे। तो अब यहाँ पे एक सेक्शन की वजह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे μ0 I/4πd sin θ1 + sin θ2। यहाँ पे डी हम लोग निकाल लेंगे, ये 30 डिग्री एंगल होगा, वैसे हम लोग डी निकाल लिए, और मतलब B1 यहाँ पे निकाल लेंगे इस वाले वायर की वजह से। क्या होगा यहाँ पे P पॉइंट पे B1 हो गया। अब क्या 50 टर्न्स हैं और 6 ऐसे सेक्शन है, तो 6 टाइम B1 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे 1 टन की वजह से, यहाँ तक हमारे 1 टन की वजह से आया, लेकिन 50 टन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको इंटू 50 कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा क्या दिया हुआ है, मैग्नेट दिया हुआ है 30 डिग्री पे है एक्सिस के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के साथ, और फिर क्या बोल रहा है कि और टॉर्क का कितना एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हमको मिनिमम वर्क निकालना है कि इसको स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम लोग मूव करा दें। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होती है, कोई भी बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज़ करना चाहता है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उस समय हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी उस केस में हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, सॉरी। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि हम लोग इन दोनों को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमने मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, जो भी टॉर्क के लिए जो भी पढ़ा था, सब यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा इस बार मैग्नेट के लिए भी। तो सेम जो भी फॉर्मूले थे सारे यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। तो टॉर्क की वैल्यू हमको दी हुई है जिसकी वैल्यू m क्रॉस भी होगी, तो यहाँ से हम लोग m की वैल्यू मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं इस बार मैग्नेट के लिए। बार मैग्नेट के लिए m की वैल्यू आ गई। अब क्या हम पढ़े में वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का जो होता है माइनस ऑफ टाइम्स ऑफ डेल्टा u होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल हो जाएगा।
सॉरी यहाँ पे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होगा, क्योंकि माइनस है ना, तो इसे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होगा। एम कॉस एम भी यहाँ पे देखो मैंने कॉस थीटा 1 किया है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल था तो मैंने गलती कर दिया, इसलिए आगे तो सही किया लेकिन यहाँ गलती कर दी। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होगा। कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, थीटा 1 यहाँ पे 0 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे मतलब हमको स्टेबल से अनस्टेबल ले जाना है, तो पहले स्टेबल चाहिए। तो जब 0 डिग्री होगा तो उस केस में इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, यू की वैल्यू यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सॉरी। और जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो ये जो यू की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। तो हम अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारा नेगेटिव होगा, कम होगा, उस केस में हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इसलिए हम लोग थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लिए हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा। तो यही था और अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है हमको लूप का, ABCD EBF है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपने तरफ से करंट मान लेंगे, एक इस डायरेक्शन मान लेंगे, इसका अपोजिट डायरेक्शन मान लेंगे, सेम अमाउंट ऑफ करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों अलग अलग लूप बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ABCD के लिए अलग मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लो, ADEF के लिए अलग मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लो और इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कहते हैं वो है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो ABCD EF की वजह से आ जाएगा। तो वही हमारा हो गया। मतलब चलो इसी के साथ यार इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। ऐसा नहीं है कि इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते, मैकेनिक्स का पार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये तुम्हारा बेसिक सा मतलब एक पूरा ओवरव्यू हो गया चैप्टर का। वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, कीप हसलिंग, बाय बाय।